गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हम सब अच्छे से जानते हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है हमें, हर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो या ट्रेडिंग यूनिट्स हो या कहीं भी कोई भी कंपनी हो, फर्म्स हो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हम सब जानते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल आ जाती है। बहुत सारी जगह ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात होती है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है ओनली करंट असेट्स, बट हम यहाँ ओनली करंट असेट्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जब हम पैसा बिजनेस में लगाते हैं पैसा, तो उस टाइम टोटल जो पैसा हम लगाते हैं उसमें से कुछ अमाउंट ऐसी भी हो सकती है जो हमें उधार मिल जाए, तो सारा पैसा हमें अपना लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए आज उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे इस चीज़ को समझेंगे। पहले तो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम मैं बनाता हूँ यहाँ पर, उसको आप समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहले बिजनेस में कैश होता है हमारे पास। कैश को हम कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल में। सारा पैसा नहीं लगाते हम, कुछ पैसा चाहिएगा हमें, रॉ मटेरियल में लगाएंगे। रॉ मटेरियल को कुछ दिन तक होल्ड रखा जाता है, क्योंकि हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो फैक्ट्री में ऑलरेडी पहले प्रोसेस चल रहा हो कुछ, तो रॉ मटेरियल तक को गोडाउन में हम कुछ दिन रखेंगे, अपने पास वेयर हाउसिंग में रखेंगे। जैसे ही फैक्ट्री में प्रोसेस पूरी हो जाती है, इस रॉ मटेरियल को उठा के हम ट्रांसफ़र कर देते हैं फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में क्या होता है, हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो प्रोसेस जाते ही थोड़ी बन जाएगी, टाइम लगेगा उसमें। तो इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि थोड़े से टाइम के बाद जो है ये माल बनेगा। तो जितने दिन माल बनने में टाइम लगेगा वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगी हमारी, ठीक है। जैसे ही वर्क इन प्रोग्रेस से माल बन के रेडी हो जाएगा तो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस होती है फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स की जो प्रोसेस है हमारी, ये बनने के बाद ये भी कंपलसरी नहीं है कि आपका गुड्स आया और आते ही मार्केट में सोल्ड हो गया। तो कुछ टाइम तक हो सकता है ये भी होल्ड रहे। तो वेटिंग टाइम होता है इन सब का, इस पूरी प्रोसेस में ये वेटिंग टाइम चल रहा है, होल्डिंग टाइम। फिनिश गुड्स के बाद मान लीजिए, चलो हम कहते हैं फिनिश गुड्स एक आधा महीना रहा आपके पास, 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन। उसके बाद फिनिश गुड्स जो माल है हमारा, वो आगे ट्रांसफ़र कर दिया हमने, किसी कस्टमर को बेच दिया। तो कैश में बेचा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कस्टमर को आप उधार देते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं, तो फिर उससे डेटर क्रिएट हो जाएंगे। अब हम अच्छे से जानते हैं कि डेटर्स तुरंत पैसे तो हमें देते नहीं है, हो सकता है 1 महीने 2 महीने का टाइम वो भी ले ले। तो अब उसके बाद क्या, डेटर्स के बाद है ना, जब पैसे आपके वापस आ जाते हैं तो फिर से ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है वर्किंग कैपिटल की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, WC, यानी कि वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब हुआ कि जितनी करंट असेट्स आपको रिक्वायर्ड होगी, अगर उसमें से कुछ करंट लायबिलिटी मतलब मार्केट में से अगर आपको अवेलेबल हो जाए उधार, ठीक है, क्रेडिट मिल जाए, तो दोनों का डिफरेंस ही आपकी नेट आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये नेट वर्किंग कैपिटल होगी हमारी। तो अब हम इस तरीके से यहाँ एक क्वेश्चन बनाते हैं, फिर इसी का आंसर करेंगे। तो मान लीजिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे अपनी तरफ से बना लेता हूँ। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में सेल्स प्राइस दिया हुआ है, किसी एक यूनिट की बात करूंगा, उसको मल्टीप्लाई फिर नंबर ऑफ यूनिट से बाद में करते चलेंगे, या हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए अगर कभी एग्जाम में आपका आ जाता है वर्किंग कैपिटल का, तो कैसे अटैम्प्ट करो, जल्दी से कैसे करें, सबसे मेन चीज़ है। तो हमारे पास सबसे पहले तो देखिए, क्वेश्चन में आपको यूनिट्स ढूंढनी है कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है। तो मान लीजिए नंबर ऑफ यूनिट्स की मैं बात करूं, किसी क्वेश्चन में 10,000 यूनिट दी हुई हैं, हो सकता है ये 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो या 5,000 हो। तो सबसे पहले तो यूनिट ढूंढनी है आपने। दूसरा आपने ढूंढना है उसका सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस 10 रुपये है। यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को अगर आप बेचोगे 1 यूनिट तो 10 रुपये मिलेंगे, 2 बेचोगे तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो इसका मतलब 20 रुपये मिलेंगे। तो 10,000 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हुआ आपका, 1 लाख रुपये। अब उसके बाद बेटे दूसरी चीज़ हमारे पास दी होती है, यहाँ पे 3 चीज़ें आपने ढूंढनी है। सबसे पहले ढूंढना आपने रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना है, दूसरा है लेबर की कॉस्ट कितनी है पर यूनिट, और तीसरा होता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना है। ओवरहेड्स 2 तरह के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, और दूसरे हो सकते हैं आपके सेलिंग ओवरहेड। तो अगर क्वेश्चन में सेलिंग ओवरहेड है तो थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं आगे बता भी दूंगा वीडियो में कि किस तरीके से आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन में रॉ मटेरियल दिया है 50% ऑफ सेलिंग प्राइस, 50% सेलिंग प्राइस का, तो 5 रुपये, या फिर डायरेक्ट 5 रुपये भी दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेबर की कॉस्ट है मान लीजिए आपकी 2 रुपये, ठीक है, और ओवरहेड्स हैं आपके 1 रुपये। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी टोटल जो कॉस्ट हुई वो हुई 8 रुपये,
ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट को जब आप सोल्ड करते हो तो 10 में करते हो, बनाने की कॉस्ट है उसकी ओवरऑल 8 रुपये। इस ओवरहेड में आपका सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सभी इंक्लूड करके चल रहा हूँ, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन में कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओवरहेड 2 हिस्सों में बटेगा, कहाँ पे कहाँ यूज़ करना है उसको हम आगे सही इसको आगे डिस्कस कर लेंगे हम। तो सबसे पहले आपने इसका फॉर्मेट समझना है। फॉर्मेट में क्या करेंगे आप, वर्किंग कैपिटल निकालेंगे यहाँ, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे करंट असेट्स। करंट असेट्स में देखो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, करंट असेट्स में देखिए सबसे पहले आपको किसके लिए पैसा चाहिए था, रॉ मटेरियल के लिए चाहिए, तो आप ऐसे लिखेंगे रॉ मटेरियल। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, हमेशा ध्यान रखें पहले आप यूनिट लिख दें, और एक यूनिट जो है वो कितने की आई रॉ मटेरियल, वो दिख रहा है हमें 5 रुपये, उसको मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद आपने लिखना है तीसरे नंबर पे टाइम, यानी कि यूनिट गुना में पर यूनिट और मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अभी हम यहाँ पे टाइम की कोई बात नहीं कर रहे हैं, मैं लिखूंगा साइड में कितना कितना किसके लिए टाइम है, शॉर्टकट सिखा रहा हूँ मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन कैसे करना है। दूसरे नंबर के बाद रॉ मटेरियल के बाद मैंने बोला था WIP, तो WIP में क्या ध्यान रखना आपने, फिर से वही नंबर ऑफ यूनिट कितनी है और WIP की कॉस्ट कितनी है। तो अब आपने ध्यान क्या रखना है, रॉ मटेरियल अगर मान लीजिए आपका 5 रुपीज़ है तो इसको तो पूरा कंसीडर करेंगे, लेबर और ओवरहेड्स को परसेंटेज बताएगा वो आपको कि कितना कंसीडर करना है। अगर वो क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले तो लेबर का 50% और ओवरहेड का 50% एवरेज हम मान के चलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में हमारा होल्डिंग टाइम रहेगा, ठीक है, होल्डिंग अमाउंट रहेगा। तो इसमें हमारे पास क्या, लेबर का अगर मैं 50% देखूँ तो 2 रुपये का 1 रुपया हुआ 50% और ओवरहेड का हुआ 50 पैसे। तो इसलिए ये जो अमाउंट आ गई आपकी ये कितनी आ गई, 6.5 रुपये। तो 6.5 कैसे आया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 5 रुपये रॉ मटेरियल का हो गया, पूरा लेना है 100%, ध्यान रखें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जब आप रॉ मटेरियल कंसीडर करें तो पूरा 100% कंसीडर करना है। WIP जब कंसीडर करें तो रॉ मटेरियल 100 रहेगा आपका रॉ मटेरियल। लेबर को आप ध्यान रखें 50% लेना है। ओवरहेड्स को आपने ध्यान रखें 50% लेना है। तो इनको मिला के टोटल जो है तो आप उस हिसाब से देखेंगे तो 5 रुपये ये हो गया, 2 का आधा 1 रुपये ये हो गया, 1 रुपये का आधा 50% 50 पैसे ये हो गया, तो सभी को मिला के 6.5 रुपये हो गया। अब उसके बाद जब फिनिश गुड्स बन जाता है तो हमें पता है कि लेबर और ओवरहेड का तो पूरा पैसा लग चुका है हमारा, तो इसलिए आप यहाँ तीनों को कितना कंसिडर करेंगे, 100% रॉ मटेरियल लेना है, 100% ही लेबर लेना है और 100% ही आपने ओवरहेड्स कंसिडर करने हैं। इसका मतलब 5 और 2 और 1 टोटल 8। तो तीसरे नंबर की प्रोसेस क्या थी हमारी, फिनिश गुड्स की बात करें, नंबर ऑफ यूनिट अब भी 10,000 ही रहेंगी, पर यूनिट आपकी 8 रुपये रहेगी और मल्टीप्लाई करेंगे टाइम, जो होल्डिंग टाइम होगा वो अभी जैसे मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा है। डेटर की बात करें तो डेटर में भी आपको सेम चीज़ ध्यान रखनी है, 100% आपका रॉ मटेरियल रहेगा, 100% ही आपका लेबर रहेगा और 100% ही आपका ओवरहेड्स रहेगा। तो इसका मतलब 4th नंबर पे जब आप लिखेंगे करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट तो आप यहाँ लिखेंगे डेटर्स 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 8 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। अब आपने ध्यान क्या रखना है कि देखिए जब ओवरहेड्स आप लेते जा रहे हैं तो यहाँ पे आपने पहले केस में रॉ मटेरियल में तो ओवरहेड होंगे नहीं, दूसरे केस में आपने 50 पैसे मानने थे, यहाँ पे भी आपने पूरा 1 रुपया मान लिया था। अगर सेलिंग ओवरहेड एक्स्ट्रा दिए हों आपके, मान लीजिए जैसे ओवरहेड है 1 रुपये की जगह 1.5 रुपया होता है, जिसमें 50 पैसे मान लीजिए सेलिंग ओवरहेड है, तो आपकी ये कॉस्ट है ना यहाँ 8 रहेगी, यहाँ पे 8.5 यानी कि 8.5 रुपये कंसिडर करनी है आपने, क्योंकि सेलिंग ओवरहेड तब लगते हैं जब आप कस्टमर को गुड्स बेच देते हैं, अदरवाइज फिनिश गुड्स तक उसका कोई काम नहीं होता है, ये नॉर्मल ओवरहेड होते हैं हमारे जो फैक्ट्री के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद जो है डेटर्स की मैं बात करूँ तो डेटर्स कितने के थे, देखो हमारे क्वेश्चन में 8 रुपये के, तो 8 रुपये मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, तो 8 रुपये ये हो गया। अब इसके बाद आइए आगे आपने नेक्स्ट क्या करना है, पहले फॉर्मेट पूरा लिख लेंगे हम। करंट लायबिलिटी की मैं बात करूं करंट लायबिलिटी में देखिए अब सबसे पहले क्या लेते हैं हम, क्रेडिटर्स, क्योंकि हमें पता है ना कि क्रेडिटर मेन रोल प्ले करते हैं किसी बिजनेस के लिए। अगर क्रेडिटर्स आपको उधार देते हैं तो उधार देंगे तो सबसे पहले यूनिट लिखेंगे आप 10,000, और क्रेडिटर उधार किसकी देते हैं, रॉ मटेरियल की, क्योंकि लेबर को तो क्रेडिटर नहीं बोल सकते हम,
तो रॉ मेटेरियल कितना है आपका 5 रुपये पर यूनिट और मल्टीप्लाई करेंगे टाइम, ये हमेशा ध्यान रखें। तो दूसरे नंबर पे आपको कौन उधार दे सकता है? लेबर। हो सकता है उसका टाइम पीरियड हो कि भाई आप उसको 15 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में पेमेंट करेंगे, आज काम करवाते हैं। तो उस केस में आपने क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ भी 10 रह जा रहेंगी और मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 2 रुपये से। लेबर का अमाउंट कितना था हमारा? 2 रुपये था। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स की अगर हम बात करें तो उसका भी लेकिन टाइम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए उसका क्या बोलेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपीज़ पर यूनिट। अब आपने बस सिर्फ आपके पास एक जो चीज़ बच गई, वो बच गई आपके पास टाइम। टाइम कितना मल्टीप्लाई करना है? तो क्वेश्चन में हो सकता है रॉ मेटेरियल के लिए अलग से दे दे आपको। मान लीजिए हम 1 मंथ की बात करते हैं, रॉ मेटेरियल होल्डिंग टाइम है आपका 1 मंथ। दूसरा है इसके बाद WIP। WIP हो सकता है फैक्ट्री प्रोसेसिंग में 2 मंथ्स लगता हो, ये दिया होगा आपको, हमेशा याद रखना ये बात। तीसरा फिनिश गुड्स की बात करते हैं, हो सकता है 1 मंथ हो या हाफ मंथ हो। 1 मंथ मान लेता हूँ थोड़ा आसान करने के लिए क्वेश्चन को। और डेटर्स का टाइम जो है हमारा उधार का, क्रेडिट सेल जिसको हम बोलते हैं, उसका भी मान लीजिए 1 मंथ मान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा उधार देना ठीक नहीं होता है, बैड डेट्स होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें क्रेडिटर्स का, जो सप्लायर भी बोल सकते हैं हम इसको, किसी क्वेश्चन में सप्लायर के नाम से होगा, किसी में क्रेडिटर के नाम से होगा। तो क्रेडिटर के नाम से अगर मैं देखूँ तो ये मान लीजिए 1 मंथ हो गया। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बोलना चाह रहा हूँ, देखिए मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए बनाता हूँ, तो इसमें कभी जैसे आपको मेरी परछाई दिख रही होगी तो इसको इग्नोर करें। अब आप वीडियो को समझने की कोशिश करें, क्योंकि लाइट बीच में चली गई है, बैकअप नहीं है मेरे पास, तो जैसा भी वीडियो बन सकता है मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी टेक्नोलॉजी में मैं, आप सब जानते ही हैं कि मैं इतना मास्टर नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद लेबर की मैं बात करता हूँ, वेजेस की, वेजेस के नाम से भी हो सकता है। वेजेस की अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए उसका भी 1 मंथ है। आप हाफ मंथ का मतलब समझ गए ना आप, 15 दिन हो गया तो 15 डेज अपॉन में 365 डेज के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर मंथ में लेंगे तो 1/12 ले सकते हैं। वीक में होगा तो आप 1 मंथ का मतलब 4 वीक अप्रोक्स मान सकते हैं, 4 डिवाइड बाई 52 वीक्स। और इसके बाद ओवरहेड्स की बात करते हैं तो मान लीजिए ओवरहेड का 2 मंथ्स मान लेते हैं। तो जो ये चीज़ें हैं ना क्वेश्चन में दी गई हैं आपको, आपने बस सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले तो आप ध्यान से देखेंगे करंट, ये 4 चीज़ें ऊपर लिखनी है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और डेटर, सब में 10-10 हज़ार यूनिट लिख लो। क्रेडिटर, लेबर, ओवरहेड 10-10 हज़ार यूनिट लिख लो। उसके बाद बस थोड़ा सा सावधानी क्या रखनी है, टाइम आपको दिया ही हुआ है, उसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। तो रॉ मटेरियल का 1 मंथ लिखो 1/12, वर्क इन प्रोग्रेस 2/12, फिनिश गुड्स है 1/12, डेटर है 1/12, क्रेडिटर है 1/12, वेजेस है 1/12 और ओवरहेड्स है 2/12। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और करने के बाद जो बीच का पीरियड है आपका, जो अमाउंट है, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। रॉ मटेरियल को आपने ध्यान रखना है, पूरा जो नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से आपका पर यूनिट की जो वैल्यू होगी वो आपने मल्टीप्लाई करनी है। वर्क इन प्रोग्रेस में ध्यान रखना है, रॉ मटेरियल 100% लेना है, लेबर का 50, ओवरहेड का 50%। फिनिश गुड्स का भी सेम करना है आपने, लेकिन ध्यान क्या रखना है, तीनों चीज़ें लेंगे लेकिन कंसिडर कैसे करना है, पहला भी 100, दूसरा भी 100, तीसरा भी 100। डेटर के केस में आपने क्या करना है, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों का 100-100 लेना है। और अगर सेलिंग ओवरहेड भी दिया है तो ओवरहेड वो और जोड़ दीजिए। मान लीजिए जैसे 8 रुपये तो फिनिश गुड्स तक हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई गई। अगर मान लीजिए सेलिंग ओवरहेड और क्वेश्चन में कभी गिवन हो, बाई चांस की बात है, तो मान लीजिए ये 50 पैसे है तो 50 पैसे पूरा जोड़ना है 100%, यानी कि 8.5 रुपये हो जाएगा ये। उसके बाद क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर का संबंध किससे होता है, रॉ मटेरियल से। तो आपने ध्यान रखना है उसका रिलेशन, रॉ मटेरियल से तो 5 रुपये पूरा लेना है, लेबर का 2 रुपये लेना है और ओवरहेड का 1 रुपये लेना है। बस अब आपने और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा अब आपने इसको जोड़ देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आएगी वो मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2 मिनट के लिए मैं वीडियो को पॉज करूँगा अभी, ठीक है, और कैलकुलेशन करके उसके बाद मैं यहाँ लिख दूंगा, तो आप डायरेक्ट समझ लें, वो आप कैलकुलेट कर लें। वीडियो को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी मैं कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिखूँ, आप डायरेक्ट देख लेना इसके अंदर, ठीक है। देखिए अब मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया है और मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आई मैंने वो यहाँ लिख दिया। इसको मैंने ए नाम दिया, यानी करंट असेट्स की टोटलिंग जो है मेरी वो है 28,334 रुपीज़। और इसी तरीके से करंट लायबिलिटी का जो टोटल आया है मल्टीप्लाई करने के बाद वो आया है मेरा बी पार्ट 7,501 रुपये, 7,501 रुपीज़। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, ए माइनस बी, इसका मतलब है नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो अब आप इसको और इसको निकाल के जो लिखेंगे वो अमाउंट मैं देख लेता हूँ एक बार
ये आ गई थी मेरी 28,334 रुपये, और माइनस करेंगे इसमें से 7501, ये आ गया मेरे पास 20,833 रुपये। अभी कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर देते हैं कंटीजेंसी के लिए, कैश रिक्वायरमेंट, यानी कि कैश बैलेंस की रिक्वायरमेंट। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऊपर लिख दिया आपने तो भी ठीक है, नीचे लिख दिया तो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। कैश की बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए 2,000 रुपये उसने कह दिया एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब टोटल जो आपकी रिक्वायरमेंट आ गई वर्किंग कैपिटल की, नेट वर्किंग कैपिटल की, वो आ गई नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आपकी टोटल रिक्वायरमेंट आ गई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, कैश का आपने कुछ नहीं करना है, रॉ मटेरियल के लिए आपको 100% कंसीडर करना है, वर्क इन प्रोग्रेस में 100, 50-50, फिनिश गुड्स में 100%, डेटर के केस में भी ये तीनों 100 रहेंगे। डेटर के केस में एक चीज़ एडिशनल हो सकती है, वो है आपका सेलिंग ओवरहेड। अब क्वेश्चन में टाइम हमेशा आपको दिया हुआ होगा, बिना टाइम, अगर किसी का टाइम नहीं दिया तो आपको उसको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं, नीचे कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, ध्यान रखें आप इस चीज़ को। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट ढूंढनी है। जैसे ही आपको यूनिट पता चले आप 7 कॉलम ऐसे बनाइए, 4 रहेंगे करंट एसेट्स में, 3 रहेंगे करंट लायबिलिटी में, वो यूनिट्स को आप सभी में पुट कर दीजिए। दूसरा, सेलिंग की प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये किस लिए लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि मान लीजिए आपको रॉ मटेरियल बोल दे कि 50% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 5 रुपये, तो इसी वजह से हम इसको लेते हैं। अदरवाइज मेन चीज़ आपको ये जो आपको चाहिए, तो परसेंटेज में दे दे तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए आपको कंसिडर करना है। रॉ मटेरियल मान लीजिए 5 रुपये है, लेबर आपका 2 रुपये है, ओवरहेड 1 रुपये है, तो इस तरीके से 5 और 2 और 1, ये क्रेडिटर और लेबर और ओवरहेड में, तो ये तीनों तो उठा के आपने यहाँ डालने ही डालने हैं। टाइम आपको पता ही था, तो करना कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ करंट असेट्स की, तो पहले केस में रॉ मटेरियल पूरा लेना है, दूसरे केस में मैंने बोला था लेबर आपको लेनी 50, ओवरहेड 50%, और इसके रॉ मटेरियल का 100%, तो 6.5 रुपये हो गया। और डेटर और फिनिश गुड्स के केस में 8 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड को मैंने इग्नोर किया है। अगर सेलिंग ओवरहेड क्वेश्चन में और होता तो डेटर की कॉस्ट 8 प्लस जितना भी पैसे होता वो ओवरहेड कर देते और कंसिडर कर, मल्टीप्लाई करना है, इसको जोड़ना है, इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। और कंटीजेंसी के लिए अगर क्वेश्चन में बोला है कैश बैलेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो आप यहाँ लिख देंगे और इस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन चूँकि आसान भी होता है और जल्दी भी हो जाता है, तो एक क्वेश्चन तो ये दिया ही जाता है। ठीक है, तो आपको इससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी हो जाएगी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, इसको ज़रूर कर लें आप वीडियो को।